हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, कॉजेज एंड रिजल्ट्स। इंग्लैंड की शानदार क्रांति, इसके उदय के कारण तथा इसके क्या परिणाम निकले। ग्लोरियस रेवोल्यूशन इंट्रोडक्शन। 1688 ईस्वी का साल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में एक महत्वपूर्ण साल माना गया है। इस साल इंग्लैंड में एक ऐसी क्रांति हुई जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के इतिहास में काफी बड़ा परिवर्तन हुआ, या इंग्लिश हिस्ट्री के लिए ये क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना बनकर उभर कर सामने आई थी। और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद इंग्लैंड न केवल लोकतांत्रिक राह पर अग्रसर हुआ था, साथ ही साथ इंग्लैंड में जो निरंकुश शासन जो था उसका अंत होते हुए लोकतांत्रिक पद्धति को इंग्लैंड के द्वारा अपनाया गया था। इस क्रांति ने इंग्लैंड में डेस्पोटिक रूल को खत्म करके विलियम एंड मैरी को इंग्लैंड का सिंहासन सौंप दिया था, तथा साथ ही साथ इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट की सर्वोच्चता की स्थापना हुई थी। यह एक ऐसी क्रांति थी जो कि ब्लडलेस थी, बिना खून खराबे के क्रांति हुई थी, इसीलिए इस क्रांति को ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहा गया है। इससे पहले कि हम इस क्रांति के कॉजेस को डिस्कस करें, हम इस बात पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि इस क्रांति को ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्यों कहा गया है। वाई इज दिस रेवोल्यूशन कॉल्ड ग्लोरियस रेवोल्यूशन, शानदार क्रांति। अकॉर्डिंग टू एडमंड बर्क ये लिखते हैं, क्योंकि ये क्रांति ब्लडलेस थी, इस क्रांति में कोई खून खराबा नहीं हुआ था, इसीलिए क्रांति जो थी वो इस क्रांति को शानदार क्रांति कहा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू एडमंड बर्क, दिस रेवोल्यूशन वाज हैप्पी एंड ग्लोरियस रेवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू जीएम ट्रेवेलियन ये लिखते हैं, ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने ना केवल पूरे राष्ट्र को प्रभावित किया था, साथ ही साथ बल्कि राष्ट्र की सभी वर्गों को भी इसने पूरी तरह से प्रभावित किया था। डॉक्टर एस बी ट्रिम्स के अकॉर्डिंग, the revolution settlement was based on essentially upon a compromise, and such was acceptable not only with but also moderates। ये एक ऐसी रेवोल्यूशन थी जिसके प्रभावों को या जिसको ना केवल विग्स ने एक्सेप्ट किया था, बल्कि मॉडरेट्स टोरीज ने भी एक्सेप्ट किया था, और दोनों ने आपस में समझौता करने के बाद उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रेवोल्यूशन करने में भाग लेने का या रेवोल्यूशन को समर्थन देने का निर्णय लिया था। इट रिजल्टेड वाज बोथ इम्पोर्टेंट एंड परमानेंट। इसके जो रिजल्ट्स जो थे वो काफी महत्वपूर्ण भी थे और काफी परमानेंट भी थे। इसके बाद इंग्लैंड में जो है एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजनीतिक रूप से एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इट ग्रेटली एनहेंस्ड द प्रेस्टीज ऑफ इंग्लैंड। इस क्रांति ने इंग्लैंड के गौरव को बढ़ाया था। अकॉर्डिंग टू जीएम ट्रेविलियन, फॉर मेनी जनरेशन टू कम रेवोल्यूशन ऑफ 1688-89 वाज स्पोकन। अनेक जनरेशन आई और सभी जनरेशन ने इस क्रांति के बारे में बातचीत की। तो ये कहा जा सकता है क्योंकि बिना रक्तपात के ये क्रांति हुई थी, तथा साथ में इंग्लैंड के राजा की निरंकुशता की समाप्ति हुई थी, और उसके साथ ही साथ संसद की सर्वोच्चता की स्थापना हुई थी। इंग्लैंड में अब राजा जो है वो नाममात्र का रह गया था। अब पार्लियामेंट सर्वोच्च संस्था के रूप में उभर कर सामने आई थी, इसीलिए इस क्रांति को जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन या शानदार क्रांति कहा जा सकता है। कॉजेज एंड सर्कमस्टेंसेस राइज फॉर ग्लोरियस रेवोल्यूशन। एफर्ट मेड बाय जेम्स II टू रिस्टोर कैथोलिसिज्म इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो उस समय का जो इंग्लैंड का जो राजा है जेम्स II, जो स्टुअर्ट डायनेस्टी से बिलोंग करता है, उसके द्वारा इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म को रिस्टोर करने की कोशिश की गई थी।
बिकॉज इंग्लैंड एक प्रोटेस्टेंट नेशन था। इंग्लैंड में मेजोरिटी जो पीपल जो थे वो प्रोटेस्टेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे। वहीं इंग्लैंड का जो राजा जो जेम्स सेकंड जो था वो रोमन कैथोलिक धर्म से बिलोंग करता था। इसीलिए उसके द्वारा रोमन कैथोलिक धर्म को रिस्टोर करने की एक्ट की कोशिश की गई थी। उसने अकॉर्डिंग टू जी डब्ल्यू साउथगेट अपने बुक ए टेक्स्ट बुक ऑफ मॉडर्न इंग्लिश हिस्ट्री में वो लिखते हैं, ही वाज फुलिश एनफ टू थिंक दैट ही कुड रिलेट टू देयर टोरी एंड चर्च पार्टी हेल्प इफ ही अटैक द चर्च इटसेल्फ। According to M. Rees, he undoing was the obstinate devotion to the Catholic religion. वो कैथोलिक रिलीजन के प्रति पूरी तरह से कैथोलिक रिलीजन का वो भगत था। लेकिन क्योंकि इंग्लैंड की जनता जो थी वो प्रोटेस्टेंट थी, इसीलिए अगर हम इनके बैकग्राउंड में जाए प्रोटेस्टेंट के या रोमन कैथोलिक के, तो एक लंबा संघर्ष था, जिसके बाद इंग्लैंड ने अपने आप को रोमन कैथोलिक धर्म से मुक्त कराया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रोमन रिफॉर्मेशन। तो इसीलिए जनता ये नहीं चाहती थी कि दोबारा से इंग्लैंड में जो है रोमन कैथोलिक धर्म का प्रभाव छाए या रोमन कैथोलिक धर्म जो है वो हावी हो लोगों पर। इसीलिए जब जेम्स सेकंड के द्वारा रोमन कैथोलिक धर्म को, कैथोलिकलिज्म को या कैथोलिकवाद को रिस्टोर करने की कोशिश की गई, तो जनता को ये नागवार था, इसीलिए जनता उसके अगेंस्ट हो गई थी। बिफोर टू रिपील द टेस्ट एक्ट 1673, जेम्स सेकंड के द्वारा टेक्स्ट एक्ट को रिपील करने की कोशिश की गई थी। टेस्ट एक्ट को रद्द करने का प्रयत्न उसके द्वारा किया गया। कट्टर कैथोलिक पोप समर्थक था वो इंग्लैंड में पुनः कैथोलिक धर्म की स्थापना करना चाहता था। जो टेस्ट एक्ट 1673 में पारित हुआ था, इसके अकॉर्डिंग कोई भी कैथोलिक जो है वो इंग्लैंड में किसी भी पोस्ट के ऊपर नहीं बैठ सकता था। जेम्स ने इसे रद्द करने का निश्चय किया था, क्योंकि वो अपने स्पोर्टिव्स जो लोग थे, उसके जो फेवर के जो लोग थे, उनको पदों पर बिठाना चाहता था, उनको अपॉइंटमेंट करना चाहता था। इसीलिए उसने जो है इस टेस्ट एक्ट को रद्द करने का निश्चय किया था। परिणाम स्वरूप संसद ने इसका विरोध किया। जब संसद ने इसको पारित करवाने की कोशिश की, संसद ने इसका विरोध किया, तो उसने संसद को भंग करने की कोशिश की थी। इसीलिए जब इस तरह की कार्रवाई उसके द्वारा की गई, तो जो संसद के जो लोग थे, जो संसद के मेंबर जो थे, वो भी उसके अंगेंस्ट हो गए थे। परिणाम स्वरूप टेस्ट एक्ट को रद्द करने का उसका जो निश्चय था, उसको लेकर भी लोगों में उसके खिलाफ रोष भर रहा था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर भी उसके प्रति रोष भर रहा था, जो कि अपने आप में इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन की पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे थे। डिस्पेंडिंग विद द सस्पेंडिंग ऑफ द एक्ट्स, उसके द्वारा जो इंग्लैंड में जो सस्पेंडिंग और डिस्पेंडिंग पावर्स जो थी, उनका मिसयूज करने की कोशिश की गई। सस्पेंडिंग ऑर्डर्स की यदि बात की जाए तो ये एक ऐसी शक्ति थी, किसी भी कानून को जब चाहे तब इंग्लैंड का राजा रद्द कर सकता था। लेकिन ये पावर्स जो सस्पेंडिंग और डिस्पेंडिंग ऑर्डर्स जो है, या पावर्स जो है, शक्तियां हैं, ये इमरजेंसी में राजा के द्वारा यूज की जा सकती थी। इसीलिए जब सस्पेंडिंग और डिस्पेंडिंग ऑर्डर्स को जो है राजा ने इनका मिसयूज करने की कोशिश की, तो लोग उससे नाराज हो गए थे, लोग उसके खिलाफ होने लगे थे, और इस तरह से सस्पेंडिंग और डिस्पेंडिंग ऑर्डर पर राजा की कार्रवाई को लोगों ने गलत माना था। लोग धीरे धीरे उसके खिलाफ होते चले गए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ एक्लिस्टेटिस्टिकल कमीशन, उसके द्वारा जो है, जो एक कोर्ट की उसके द्वारा स्थापना कर दी गई थी, जिसके माध्यम से वो अपने विरोधियों का दमन करना चाहता था। और जो इसको उसने जो है कोर्ट ऑफ कमीशन की दोबारा से स्थापना करनी थी। चर्च पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की पुनः स्थापना उसके द्वारा की गई थी। इसका नाम उसने बदल दिया था, जिसको कहा गया था कोर्ट ऑफ एक्लिस्टेटिकल कमीशन, धार्मिक कमीशन की अदालत। 1641 में इसकी समाप्ति कर दी गई थी, 1661 में इसको स्वीकृति दे दी गई थी। लेकिन जब दोबारा से कोर्ट ऑफ
एक्लीसिएटिकल कमीशन की उसके द्वारा स्थापना करने की कोशिश की, तो लोग इससे काफी नाराज हुए थे, पब्लिक इससे काफी नाराज हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन का एक कारण बन गया था। इंटरफेरेंस इन दी अफेयर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज में भी जेम्स सेकंड के द्वारा जो है वो इंटरफेयर करने की कोशिश की गई थी। अकॉर्डिंग टू G.W. साउथगेट ये लिखते हैं, बाई एंड प्रोग्रेस द मेड बाय द सिक्योरिंग रोमन कैथोलिक अपॉइंटमेंट वाज मोर देन काउंटर बैलेंस्ड बाय द अपोजिशन व्हिच वाज अरोज द हाई हैंडेड प्रोसीडिंग्स। जब उसके द्वारा यूनिवर्सिटीज में रोमन कैथोलिक लोगों को अपॉइंट करने की कोशिश की गई, तो लोगों ने इसका सीधे तौर पर विरोध किया था। लोग ये समझने लगे थे कि अब शिक्षा के माध्यम से जेम्स सेकंड जो है उनके ऊपर रोमन कैथोलिक धर्म को लादने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर एक कट्टर कैथोलिक को उसने डीन ऑफ चेरिस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड में नियुक्त कर दिया था। कैम्ब्रिज के वाइस चांसलर को केवल इसलिए हटा दिया था क्योंकि उसने एक रोमन कैथोलिक की अपॉइंट करने से मना कर दिया था, तो सॉरी डिग्री देने से उसने मना कर दिया था। तो इस तरह की कार्रवाई को जो है उसके द्वारा अच्छा नहीं माना गया था। इसी तरह से मैगदलेन कॉलेज में जब मैनेजमेंट की नियुक्ति हो रही थी, तो वहां पर जब जेम्स सेकंड ने अपने लोगों की नियुक्ति करवाने की कोशिश की, तो उसका मैगदलेन कॉलेज ने उसको मना कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने कॉलेज मैनेजमेंट को भंग कर दिया था। तो इस तरह से बुद्धिजीवी वर्ग जो था वो भी उसके खिलाफ हो गया था, और इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज उसको भारी पड़ा था। ये भी बुद्धिजीवी वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है, यदि बुद्धिजीवी वर्ग में सरकार के प्रति या राजा के प्रति रोष हो, तो उसको ले वो तत्कालीन गवर्नमेंट को काफी महंगा पड़ सकता है। जेम्स सेकंड क्रूअल ट्रीटमेंट विद देयर एनिमीज। जेम्स सेकंड ने अपने जो एनिमीज जो थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपने जो है वो शत्रुओं को छोड़ता नहीं था, उनके साथ बड़ी कठोरता से व्यवहार करता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 1685 में उसने ड्यूक ऑफ आर्गिल को पनिश किया था। इसी प्रकार ड्यूक ऑफ मोन्यूमेंट को भी उसके द्वारा पनिशमेंट किया गया था। उनके जो समर्थक थे उनके ऊपर ट्रायल किए गए थे। 300 विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 840 को देश निकाला दे दिया गया था। इसके कारण जनता के मन में उसके प्रति विद्रोह की भावना जाग उठी थी, जो कि क्रांति का एक कारण बनी थी। मेंटेनिंग ए स्टैंडिंग आर्मी, उसके द्वारा परमानेंट आर्मी में बढ़ोतरी करने की कोशिश की थी। लंदन और उसके आसपास के क्षेत्रों में उसने जो है आर्मी में बढ़ोतरी कर दी थी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लंदन एक छावनी में कन्वर्ट हो गया था। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए डरते थे। लोगों का ये मानना था कि राजा उनके जो अधिकार जो है उनको खत्म करना चाहता है, इसीलिए जो है लोग उसकी स्टैंडिंग आर्मी में बढ़ोतरी को लेकर कदम को सही नहीं मानते थे। स्थायी सेना जो कि पहले 6000 थी, उसने उनकी संख्या बढ़ाकर 30,000 कर दी थी। लंदन के आसपास 13,000 सैनिकों को नियुक्त कर दिया गया था, ताकि लोग जो है वो राजा की शक्ति से भयभीत हो सके। ऐसा माना जाता है कि इसी कार्रवाई से जो है लोग उसके खिलाफ होते चले गए थे। फ्रेंडशिप विद फ्रांस, क्योंकि वो रोमन कैथोलिक, जेम्स सेकंड जो है वो रोमन कैथोलिक फेथ में विश्वास करता था। फ्रांस जो है वो भी एक रोमन कैथोलिक नेशन था, इसीलिए फ्रांस के साथ मित्रता वो बढ़ाना चाहता था। इंग्लिश कुड नॉट टॉलरेट दैट देयर किंग शुड रिसीव डिक्टेशन फ्रॉम फॉरेनर, कि किसी भी तरह से इंग्लिश जो राजा जो है वो विदेशियों की दया पर निर्भर रहे। इसीलिए जब उसके द्वारा फ्रांस के साथ मित्रता बढ़ाने की कोशिश की, तो इंग्लैंड के लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया था। लुइस जो 14 जो था
वो जेम्स का चचेरा भाई था। फ्रांस का जो राजा था कैथोलिक कट्टर था, फ्रांस में प्रोटेस्टेंट विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता था। परिणाम स्वरूप वो इंग्लैंड में भी ऐसा ही चाहता था, इंग्लैंड में भी जेम्स सेकंड रोमन कैथोलिक विरोधी सॉरी प्रोटेस्टेंट विरोधी गतिविधियों को बढ़ाए और रोमन कैथोलिक धर्म को प्रोटेक्ट करे। 1685 में लुई फोर्टीन के द्वारा एडिक्ट ऑफ नानतेंज पारित किया था, जो कि वो इंग्लैंड में भी लागू करवाना चाहता था। लेकिन जब इंग्लैंड के लोगों के द्वारा फ्रांस के साथ बढ़ती हुई मित्रता का इंग्लैंड के लोगों को, पार्लियामेंट को पता चला, तो उन्होंने सीधे तौर पर जेम्स सेकंड की इस कार्रवाई का विरोध किया था, जो कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन की एक कारण के रूप में उभरकर सामने आया था। डिसकंटेंटमेंट इन स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। आयरलैंड और स्कॉटलैंड जो थे, उनके खिलाफ भी जेम्स सेकंड के द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई थी। वहां पर कैथोलिक लोगों को सुविधाएं प्रदान की गई थी, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर जो है आयरलैंड का लॉर्ड लेफ्टिनेंट जो था, उसने वहां पर प्रोटेस्टेंट विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया था। प्रेस्बिटेरियन पर प्रेस्बिटेरियन जो लोग थे उन पर अत्याचार किए गए थे। इसी तरह से स्कॉटलैंड में भी जो है प्रोटेस्टेंट विरोधी गतिविधियों को बढ़ाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ये दोनों ही नेशन जो थे वो जेम्स की गतिविधियों के खिलाफ हो गए थे। डिक्लेरेशन ऑफ इंडुलजेंस, धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा। जेम्स सेकंड क्योंकि रोमन कैथोलिक कट्टर रोमन कैथोलिक था, इसीलिए उसने धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 1687 में उसने पहली घोषणा की थी, 1688 में दूसरी घोषणा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप चर्चेज में वीक के एक दिन उसकी इन घोषणाओं को पढ़ना जरूरी माना गया था, जिसमें कि रोमन कैथोलिक धर्म की बात की जाती थी, या उसका जो डिक्लेरेशंस थी उनकी बात की जाती थी, जो कि इंग्लैंड के लोगों को अच्छा नहीं लगा था। इसीलिए धीरे धीरे इंग्लैंड के अंदर जन विरोध उसके खिलाफ होता जा रहा था। ट्रायल ऑफ 7 बिशप, अकॉर्डिंग टू जीएम ट्रेवेलियन, इट वाज एन अटेम्प्ट टू रूल द पावर ऑफ बिशप बाय देयर ओन हैंड्स। 7 बिशप्स के ऊपर उसके द्वारा मुकदमा चलाया गया था, जब एक चर्च में उसकी घोषणाओं को पढ़ने से मना कर दिया था, तो उसने उस चर्च के बिशप्स को सजा देने के लिए उनके खिलाफ ट्रायल किया गया था। जब 7 बिशप्स पर ट्रायल किया गया और ट्रायल में जब उन पर ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद वो 7 बिशप निर्दोष पाए गए, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन उसकी इस कार्रवाई का जनता के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा था कि जनता पूरी तरह से अब मन बना चुकी थी कि ऐसा राजा हमारे लिए या देश के लिए सही नहीं है, और वो जो है इस कार्रवाई के माध्यम से जो है बिशप्स की पावर को भी अपने हाथ में लेना चाहता था। Immediate causes, birth of James II son, according to Southgate, yet it was doubtful if the nation would have risen against him. ये डाउटफुल थोड़ा सा संदेहपद है कि इस वजह से जो नेशन जो है वो उसके खिलाफ हो गया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू जीएम ट्रेविलियन ये लिखते हैं कि जेम्स सेकंड को पुत्र रत्न की प्राप्ति इंग्लैंड के लोगों के लिए एक चेतावनी थी, क्योंकि लोग ये मानने लगे थे, लोग पहले ये मानते थे कि जेम्स सेकंड के साथ ही इंग्लैंड में जो क्रूअल जो शासन जो है, जेम्स सेकंड का शासन जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे उसके घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ, उसके बाद लोगों के मन में एक बार फिर धीरे धीरे ये बात घर करने लगी थी कि अभी जो स्टुअर्ट वंश का जो अत्याचारी शासन है उसको लोगों को और झेलना पड़ेगा। इसीलिए बर्थ ऑफ जेम्स सेकंड सन एक लोगों के लिए एक चेतावनी की घंटी थी, जिसको कि लोग अब परिवर्तन की राह पर लोग चलने लगे थे। डिफिकल्टीज ऑफ विलियम्स, जब इंग्लैंड के लोगों के द्वारा विलियम्स और मैरी को इंग्लैंड में आने के लिए इनविटेशन दिया, सिंहासन में बैठने के लिए इनविटेशन दिया, तो कहीं ना कहीं जहां जितनी इंग्लैंड को विलियम और मैरी की जरूरत थी, नया जो है शासन चलाने के लिए या शासन में नए राजा की जरूरत थी, उतनी ही विलियम्स को भी जरूरत थी। विलियम्स जो ऑरेंज का जो राजकुमार जो था, वहां पर उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। फ्रांस से लड़ने के लिए, यूरोप में अपना एक्सपेंशन बढ़ाने के लिए, यूरोप में प्रभाव बढ़ाने के लिए
इसीलिए अकॉर्डिंग टू जेम्स ट्रेवेलियन ये लिखते हैं कि ही नीडेड इंग्लैंड एज मच एज इंग्लैंड नीडेड हिम। जितनी इंग्लैंड को विलियम की जरूरत थी उतनी ही विलियम को इंग्लैंड के साथ की जरूरत थी। दोनों एक दूसरे से बंधे हुए थे, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जो है अपनी अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते थे। जेम्स सेकंड, ये पिक्चर जो है वो जेम्स सेकंड की हम देख सकते हैं, जिसमें जेम्स सेकंड के बारे में बताया गया है कि कैथोलिक है, काफी हिंसात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। टेस्ट एक्ट के माध्यम से कैथोलिक्स को गवर्नमेंट में नियुक्त करने की कोशिश की थी, यूनिवर्सिटीज में नियुक्त करने की कोशिश की थी। लोगों में कैथोलिक का डर बिठाने की उसके द्वारा कोशिश की गई थी, और इसीलिए उसकी इस कार्रवाई से जो है लोगों ने ग्लोरियस रेवोल्यूशन की राह चुनी थी। इवेंट्स ऑफ रेवोल्यूशन, टोरीज और विग्स दोनों दलों ने मिलकर एक पत्र विलियम और मैरी के नाम लिखा था, जिसके परिणाम स्वरूप विलियम और मैरी ने 15 नवंबर 1688 को इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण करने के लिए वो अपने 15,000 सैनिकों के साथ 15 नवंबर 1688 को इंग्लैंड के टोरबे बंदरगाह पर उतरे थे। जब जैसे ही जेम्स सेकंड को पता चला कि विलियम और मैरी इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए टोरबे बंदरगाह पर आ चुके हैं, जेम्स के द्वारा भी उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी की गई थी। On the other hand, James too proceeding against William, but he come to know that even some of his followers had changed sides. लेकिन जब उसको ये पता चला कि उसके कुछ फॉलोअर्स, इवन देन उसके जो आर्मी के जो जनरल्स हैं, वो मन से उसके साथ नहीं है, बल्कि वो उसको छोड़कर जा रहे हैं, तो तब उसके द्वारा युद्ध ना करने का निर्णय लिया था, इंग्लैंड को छोड़ने का उसके द्वारा निर्णय लिया गया था। सीइंग ऑल दिस, इस चीज को देखकर जेम्स सेकंड इज सेड टू हैव अटर्ड दीज वर्ड्स, बड़े दुखी मन से उसके द्वारा ये शब्द कहे गए थे, मे गॉड शेव मी, माय ओन चिल्ड्रन हैव लेफ्ट मी इन द लर्च, परमात्मा मेरी रक्षा करे, मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे अधर में बीच में छोड़कर चले गए हैं। अकॉर्डिंग टू रेंजेमेयर लिखते हैं, वाइल फ्लिटिंग फ्रॉम इंग्लैंड, जब इंग्लैंड को जेम्स सेकंड छोड़ रहे थे, James II threw the great seal of the England into the Thames River, with this view in mind that its loss would cause a great difficulty for the succeeding rulers. उसने इस विश्वास के साथ इंग्लैंड की जो रॉयल सील जो थी उसको टेम्स नदी में फेंक दिया था कि आने वाले शासक, जो इंग्लैंड का शासक बनेगा, उसको काफी दिक्कतों का, इसके बिना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में उसको ये नहीं पता था कि वो टेम्स नदी में इंग्लैंड की ग्रेट सील को नहीं फेंक रहा है, बल्कि ग्रेट सील के रूप में वो इंग्लैंड के राजा के डिवाइन राइट्स को रिवर में फेंक रहा है। और हुआ भी ऐसा था, क्योंकि यदि हम रिजल्ट्स की तरफ ध्यान दें, रिजल्ट्स में जो है डिवाइन राइट्स थ्योरीज को इंग्लैंड में खत्म कर दिया गया था। इंग्लैंड में जो किंगडम जो थी, राजत्व जो था, किंगशिप जो थी, वो पार्लियामेंट के अंदर उसको कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी। और इस तरह से जो है जब इंग्लैंड से जेम्स सेकंड छोड़कर चला गया, तो इंग्लैंड में बिना किसी रक्तपात के विलियम और मैरी के द्वारा इंग्लैंड पर अधिकार कर लिया गया था, और इस प्रकार इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन संपन्न हुई थी। ये पिक्चर्स में एक इवेंट्स है जिसमें कि फेमस कोटेशन लिखी हुई है विलियम के द्वारा जो कही गई थी, आवर ड्यूटी टू गॉड ऑब्लाइज अस टू प्रोटेक्ट द प्रोटेस्टेंट रिलीजन, ये हमारा धर्म है, परमात्मा ने हमारा जो है ड्यूटी लगाई है कि हम जो है प्रोटेस्टेंट रिलीजन को सेव करें। देयरफॉर जेंटलमैन, इसीलिए जेंटलमैन एंड फॉलो प्रोटेस्ट वेलकम टू माय कैंप, इट इज आवर प्रिंसिपल टू डाई इन ए गुड कॉज देन डाई इन बैड कॉज, किंग विलियम प्रिंस ऑफ ऑरेंज, कि ये मुझे जो है अब गुड कॉज के लिए मरना है या बैड कॉज के लिए मरना है, ये मुझे सोचना है, इसीलिए मैं प्रोटेस्टेंट धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को गुड कॉज के लिए न्यौछावर करूंगा। इससे पहले कि हम रिजल्ट्स की बात करें ग्लोरियस रेवोल्यूशन की, थोड़ा सा हम इसके नेचर के बारे में भी डिस्कस करना चाहेंगे। ग्लोरियस रेवोल्यूशन का नेचर क्या था? अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग विचार हैं इसको लेकर,
जैसे सबसे पहले मरियट एम एक्टन की यदि बात की जाए, मरियट एम एक्टन ये लिखते हैं कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन का नेचर क्या था। तो उनका ये मानना है कि ये एक प्रतिक्रियावादी क्रांति थी जिसने पुरानी संस्थाओं को सुरक्षित कर दिया था, तथा जिस बाद में जो पुरानी जो संस्थाएं हैं, जिसका आज भी इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि राजा का काफी मान सम्मान किया जाता है इंग्लैंड में, राजत्व का आज भी राजा है, तो उसको प्रोटेक्ट किया गया था बाय थ्रू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के थ्रू उसको जो है लीगल बना दिया गया था। अकॉर्डिंग टू मैकाले, मैकाले लिखते हैं कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाज ए लिबरल मूवमेंट जिसने कि इंग्लैंड वासियों को अत्याचारी स्टुअर्ट शासन से मुक्त करा दिया था। अकॉर्डिंग टू जी एम ट्रेविलियन अपनी बुक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, उसमें ये लिखते हैं कि इस क्रांति को यदि हम गौरवपूर्ण क्रांति का नाम दे तो वो उचित ही हो, जिसके पीछे कुछ वो लॉजिक भी देता है। जैसे पहला, बिना रक्तपात के, बिना युद्ध के ये क्रांति हुई थी। गृह युद्ध में किसी भी तरह की कोई वायलेंट जो है इवेंट्स नहीं हुई थी, एक्सपेक्ट सम इवेंट्स को छोड़कर। शांतिपूर्ण ढंग से ये क्रांति हुई थी। इवन देन पार्लियामेंट, आम पब्लिक, सभी ने इसके अंदर पार्टिसिपेंट किया था। लोगों ने मिलकर इस क्रांति में पार्टिसिपेशन किया था। ये क्रांति देश के लोगों की इच्छाओं पर आधारित थी। ये क्रांति किसी एक राजनीतिक दल या नेता का परिणाम नहीं थी, बल्कि पूर्ण राष्ट्र का सहयोग इसमें शामिल था। जैसा कि बरक महोदय, एडमंड बरक ने यह लिखा है कि यह घटना कोई हिंसक क्रांति नहीं, बल्कि इसने तो इंग्लैंड में हिंसक कार्रवाई को पूरी तरह से टाल दिया था। तो इस तरह से नेचर की तरफ यदि ध्यान दिया जाए तो इस क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में एक नई तरह की पार्लियामेंट्री या पार्लियामेंट की सर्वोच्चता की स्थापना की गई थी। लास्ट है रिजल्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1688 एडी, 1688 ईस्वी की क्रांति के परिणाम। पहला, एंड ऑफ द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स एंड सक्सेस ऑफ द पीपल। एम रीज ये लिखते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1688 एडी lies not in constitutional provision which accommodate it, but in sense that the king and his people has found a new relationship. इस क्रांति के बाद इंग्लैंड में राजा और लोगों के बीच में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। साथ ही साथ संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना भी हुई थी। डिवाइन राइट्स को खत्म कर दिया गया था। राजत्व जो था, किंगशिप जो था, उसको पार्लियामेंट के अधीन कर दिया गया था। सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट की सर्वोच्चता की स्थापना कर दी गई थी। अकॉर्डिंग टू जी एम ट्रेविलियन ये लिखते हैं, द स्ट्रगल बिटवीन द पार्लियामेंट एंड किंग्स व्हिच वाज ए स्पेशल फीचर ऑफ द स्टुअर्ट पीरियड एंडेड फॉरएवर। स्टुअर्ट पीरियड, जिसकी स्थापना स्टुअर्ट वंश, जो कि 1603 में इंग्लैंड की गद्दी पर जेम्स फर्स्ट के रूप में जिसकी स्थापना हुई थी, और उसी के समय से इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट और राजा के बीच में सर्वोच्चता को लेकर जो संघर्ष हुआ था, और धीरे धीरे ये संघर्ष एक आम चलन इंग्लैंड में बन गया था, उसका सदा के लिए अंत हो गया था। इट गिव द पार्लियामेंट एन अपर हैंड एंड मोनार्की नेवर बिहेव्ड एज एन इक्वल टू पार्लियामेंट। इसने पार्लियामेंट की सर्वोच्चता की स्थापना कर दी थी, साथ ही साथ मोनार्की को दोबारा से सर उठाने की जो है, दोबारा से मोनार्की ने जरूरत नहीं की थी। उसको वो अपने आप को जो पहले पार्लियामेंट के इक्वल मानता था, वो जो उस कॉन्सेप्ट जो था उसको सदा के लिए खत्म करके पार्लियामेंट की सर्वोच्चता की स्थापना कर दी थी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन द प्लेस ऑफ डेस्पोटिक रूल। अकॉर्डिंग टू पोलार्ड ये लिखते हैं, द रेवोल्यूशन वाज सिग्निफिकेंटली नेगेटिव so far as its results were expressed in the Bill of Rights and Act of Settlement. इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना की गई। 1689 में बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया, जिसमें कि पार्लियामेंट की सर्वोच्चता की बात की गई, संवैधानिक स्वतंत्रता, संवैधानिक सरकार की स्थापना की बात की गई। वहीं दूसरी ओर 1713 में
इंग्लैंड में एक्ट ऑफ सेटलमेंट दोबारा से बिल ऑफ राइट्स को दोबारा से रिवाइज करके एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया, जिसके अकॉर्डिंग जो थोड़ी बहुत गुंजाइश जो थी डेस्पोटिक रूल की, उसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था। कोई भी जिसमें कि रोमन कैथोलिक लोगों को स्पेशली इंग्लैंड के शासन और प्रशासन से दूर रखने की बात कही गई थी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाज एस्टेब्लिश। इंग्लैंड में न्यायिक व्यवस्था को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से स्थापित किया गया था। अकॉर्डिंग टू जीएम ट्रेविलियन, जस्टिस एज ह्यूमैनिटी diverged from all party consideration, gained greatly from the signal overthrow of James and Jeffreys. The judge chose to be removable at the will of crown. Trials were conducted with decency on the whole with fairness. अब किसी भी तरह से जुडिशरी में फेवरिज्म या फेवरिटिज्म की बात नहीं होती थी, बिल्कुल फेयर निर्णय किए जाते थे, लोगों का जुडिशरी के ऊपर विश्वास बनाने की कोशिश की जाती थी। द फेट ऑफ रोमन कैथोलिक वॉज डूम्ड फॉर एवर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक जो रिलीजन जो था, ब्रांच जो थी, उसका फेट सदा के लिए इंग्लैंड में डूब गया था। दोबारा से, क्योंकि बिल ऑफ राइट्स में भी इस बात को डिफाइन किया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में भी इस बात को डिफाइन किया गया था कि रोमन कैथोलिक लोगों का शासन और प्रशासन से बिल्कुल दूर रखने के लिए कानून बना दिए गए थे। बिगिनिंग ऑफ द रिलीजियस टॉलरेशन। इंग्लैंड में धार्मिक सहिष्णुता की शुरुआत हुई थी। आफ्टर 1000 ऑफ ईयर, रिलीजन एट द लेंथ वाज रिलीज्ड फ्रॉम ऑल ऑब्लिगेशन। हजार सालों बाद इंग्लैंड में जो है धर्म पूरी तरह से बाधाओं से मुक्त हुआ था। धर्म के ऊपर जो राजा का प्रभाव रहता था, चाहे हम रिफॉर्मेशन में देख लें, रिफॉर्मेशन के बाद देख लें, स्टुअर्ट डायनेस्टीज में देख लें, वो ऑब्लिगेशन पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इंग्लैंड वंस अगेन बिकेम ए फर्स्ट रेट यूरोपियन पावर। स्टुअर्ट वंश के बाद या स्टुअर्ट वंश की स्थापना के बाद धीरे धीरे इंग्लैंड जो है मर्केंटाइल नेशन के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हुआ था। हालांकि इससे पहले हम टूडर डायनेस्टीज की यदि बात करते हैं, हेनरी 7th, हेनरी 8th के समय इंग्लैंड मर्केंटाइल की राह पर स्टार्ट हुआ था, लेकिन ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने इंग्लैंड की मर्केंटाइल पॉलिसी को पूरी तरह से फ्री हैंड के तौर पर उसको एक्सपेंशन करने में मदद की थी। इसके बाद इंग्लैंड के लोग बिना किसी डर के इंग्लैंड से बाहर ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ा सकते थे, जिसके बाद हम देखते भी हैं लगभग 200 साल तक इंग्लैंड ने मर्केंटाइल एक सुपर मर्केंटाइल पावर के रूप में काम किया था और यूरोप में इंग्लैंड एक फर्स्ट रेट यूरोपियन पावर्स के रूप में उभर कर सामने आया था। चाहे वो मर्केंटाइल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, इंपरलिस्टिक नेशंस के रूप में देख लीजिए, हर तरह से इंग्लैंड एक यूरोपियन पावर के रूप में उभर कर सामने आया था और लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये जो उसकी प्रेस्टीज जो थी वो कंटिन्यू बनी रही थी। इंग्लैंड वाज फोर्स्ड टू टेक पार्ट इन द यूरोपियन पॉलिटिक्स। According to Southgate, the hostility of England and France towards each other, which began with the fall of the Stuarts in 1688, continued for the century and quarter. During this period, two countries were involved in 7 great wars. They were really due to the same fundamental causes throughout. इसके बाद लगातार यूरोपियन पॉलिटिक्स में इंग्लैंड पार्टिसिपेट करता रहता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से। बाद में हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू साउथगेट, जैसे लिखते हैं GW साउथगेट ने भी लिखा है कि हॉस्टिलिटी दोनों देशों के बीच में जो नफरत जो थी, घृणा जो थी, वो कंटिन्यू बढ़ती रही थी। फ्रांस लगातार इंग्लैंड के ऊपर जो है अपनी सुपरमेसी बनाने की कोशिश करता था, प्रभाव बनाने की कोशिश करता था, लेकिन इंग्लैंड क्योंकि ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद एक पावर के रूप में, यूरोपियन पावर के रूप में उभर कर सामने आया था, जिसके बाद 7 ईयर्स वॉर्स के अंदर भी इंग्लैंड के द्वारा फ्रांस को हराया गया था तथा मर्केंटाइल क्षेत्र में अपने पावर्स जो है अपना एक्सपेंशन किया था। इसी तरह से इंग्लैंड के द्वारा इंपरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए, साम्राज्यवादी नेशंस के रूप में भी इंग्लैंड ने फ्रांस को मात दी थी और लगातार ये 19वीं 20वीं शताब्दी से कंटिन्यू चलता रहा था। दोनों ही नेशन, स्पेशली फ्रांस, लगातार इस प्रयास में रहता था कि इंग्लैंड को किस तरह से मात दी जाए। इंग्लैंड ने 7 ईयर वॉर्स का जो बदला था उसको भी लेने की कोशिश की थी, लेकिन लगातार दोनों ही नेशंस यूरोपियन पॉलिटिक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से अपने अपने प्रभाव बनाने की कोशिश करते थे। और 1904 में जब इंग्लैंड और फ्रांस में
संधि हुई, उसके बाद दोनों के बीच में जो रिवलरी है उसका अंत हुआ था। तो कंक्लूजन के तौर पर ये जो पिक्चर जो है इसमें हम देख सकते हैं विलियम और मैरी जो है वो दोनों हैं। एक्चुअली मैरी जो है वो स्टुअर्ट वंश से बिलोंग करती थी। विलियम ये ऑरेंज के प्रिंस हैं, इसके साथ इसकी मैरिज हुई थी। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन रेफर टू सीरीज ऑफ इवेंट्स विच culminated in the exile of King James II and the accession of the throne of William of Orange and Mary Stuart. तो कंक्लूजन के तौर पर यह कहा जा सकता है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन न केवल ब्रिटिश हिस्ट्री में बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री में एक ऐसी घटना थी जिसने कि पूरे इतिहास को बदलकर रख दिया था, या इंग्लिश हिस्ट्री में एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। साथ ही साथ इस रेवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप न केवल इंग्लैंड में बल्कि यूरोपियन हिस्ट्री में डेमोक्रेसी में भी नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड में जो है डेमोक्रेटिक शासन की धीरे धीरे स्थापना की तरफ ये एक महत्वपूर्ण कदम माना गया था, और इसी के परिणाम स्वरूप 1688 से लेकर 1832 तक इंग्लैंड की जनता लगातार इंग्लैंड में लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करती रही थी, जिसके चलते 1832, 1867, 1884 एंड 1911 में इंग्लैंड में बड़े स्तर पर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स करते हुए इंग्लैंड में पूरी तरह से लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया था। और एक साथ ही साथ ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड न केवल यूरोप में बल्कि दुनिया में एक सशक्त नेशन के रूप में उभर कर सामने आया। थैंक यू वेरी मच।